हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10 फिजिक्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके वीडियो आपको हर दूसरे दिन सुबह 5 बजे प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ये सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम लाइट यानी कि प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला हेडिंग है लाइट यानी कि प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। इसके डिफिनीशन में बोला है प्रकाश एक ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। आइए इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया दृष्टि संवेदना। बायोलॉजी में आप मानव नेत्र के बारे में पढ़े ही होंगे। जो मानव नेत्र होता है उसमें जो सेल होते हैं प्रकाश क्या करता है कि उनको एक्टिव कर देता है यानी कि सक्रिय कर देता है, और जब ये सेल सक्रिय हो जाती हैं तो हम वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है यानी कि मानव नेत्र के सेल को एक्टिव कर देता है और जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब आगे हम प्रकाश की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में सभी संभव दिशाओं में गमन करता है यानी कि जो प्रकाश है ये एक सीधी रेखा में चलता है और जहाँ तक संभव होता है ये उन दिशाओं में गति करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। आप तरंगों के बारे में पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। जो तरंगे होती है हमारी, आप विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़े हैं, फिर यांत्रिक तरंगे पढ़े थे। याद कीजिए, आप ध्वनि वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप तरंगों के बारे में अध्ययन किए होंगे। जो हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होता वहाँ पर भी चल सकती हैं, जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका साउंड था, लेकिन जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है यानी कि इसके संचरण के लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि अगर माध्यम है तब भी ये चल सकती है और अगर माध्यम नहीं है यानी कि निर्वात है तब भी ये गमन कर सकती है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि प्रकाश की निर्वात में एक बात और ध्यान दीजिएगा, निर्वात बोले या फिर वायु बोले दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 गेस्ट्रॉन से 7800 गेस्ट्रॉन तक होता है। ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। गेस्ट्रॉन आपको मालूम है कि गेस्ट्रॉन, हम तरंग को गेस्ट्रॉन में नापते हैं जो कि दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण अन्य ऊर्जाओं में भी किया जा सकता है, जैसे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आप सोलर प्लेट के बारे में पढ़े ही हैं। इसका काम क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये अगला पॉइंट जो हमारा लिखा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण अन्य ऊर्जाओं में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया ही गया है कि प्रकाश ऊर्जा को जैसे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सोलर प्लेट के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इत्यादि गुणों को व्यक्त करता है। जो हमारा प्रकाश होता है ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इत्यादि गुणों को व्यक्त करता है। परावर्तन, अपवर्तन ये सब अभी आप आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। विवर्तन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हमें इससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जो प्रकाश होता है ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि गुणों को प्रदर्शित करता है। ये तो था अभी तक हमने प्रकाश का डेफिनेशन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन किए। अब हम अगला हेडिंग देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। इसके डिफिनीशन में बोला है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो माध्यम हो, प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आ रही हो और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो नीचे वाली लाइन बनाई
बनाई गई है ये दो माध्यमों को अलग कर रही है, यानी कि इसके ऊपर मान लेते हैं ये पहला माध्यम है, उसके नीचे दूसरा माध्यम है, इसको हम लाइन को दूसरे माध्यम की सतह मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहले माध्यम में ध्यान दें, प्रकाश की प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है एक सीधी रेखा में सभी संभव दिशाओं में गति करती है। तो यहाँ पर हम प्रकाश की किरण लिए हैं जो कि पहले माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम की सतह के किसी एक बिंदु से टकराती है। टकराने के बाद ये पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। अब इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आगे अब हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण डिफिनीशन हैं जो कि हमारे एग्जामों में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये काफ़ी छोटे और सिंपल डिफिनीशन है, इनको जल्दी जल्दी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा डिफिनीशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। यहाँ पर इसका पहला डिफिनीशन परिभाषा है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक तल। अभी आपको हम प्रकाश का परावर्तन बताएं। प्रकाश का यहाँ पर जो लाइन खींची गई थी, यानी कि जो दोनों माध्यमों को अलग कर रही थी, इसी सतह को हम परावर्तक तल कहते हैं। आइए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसमें बोला है जिस सतह यानी कि तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ पर आपको बताइए कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चलकर जब आती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो ये पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जिस तल से टकराने के बाद वापस लौटती है इसी तल को हम परावर्तक तल या परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिखाया गया है चित्र में, ध्यान दीजिएगा। अब अगला डिफिनीशन हम देख लेते हैं। दूसरा डिफिनीशन है हमारा इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। अब यहाँ पर चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले माध्यम से चलकर प्रकाश की किरण आती है दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, इसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यह डिफिनीशन में लिखा ही हुआ है कि परावर्तक तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर चाहे आप बोल दें गिरने वाली प्रकाश की किरण या फिर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तक सतह पर आपतित होती है, इसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा दूसरा डिफिनीशन था। ये डिफिनीशन काफ़ी सिंपल है और 1 नंबर में हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा। हम क्वेश्चन को भी जब सॉल्व करेंगे या फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे नाम बार बार आएंगे तो आप इनको ये ध्यान से समझ लीजिए, सारे नाम याद होने चाहिए। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो हमारी आपतित किरण होती है परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को हम आपतित बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परावर्तक तल के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है या बोले जिस बिंदु से परावर्तित होती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम अगला डिफिनीशन देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे, ये सतह से जो वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण होती है इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। डिफिनीशन में बोला ही हुआ है कि परावर्तक तल से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये भी एक लाइन का डिफिनीशन है। अब हम अगला डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन 5वां है हमारा नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोला है आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंबोत खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आपतन बिंदु है और ये परावर्तक तल है। बोला गया है कि आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंबोत, अभिलंबोत का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 अंश का एंगल बन रहा है। और बोला गया कि आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंबोत जो खींचा गया लंब होता है इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ये परावर्तक तल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये हमारा परावर्तन से संबंधित 5वां डिफिनीशन था। अब हम अगला डिफिनीशन देख लेते हैं।
डेफिनेशन है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? यहाँ पर आप पढ़े आपतित किरण पढ़े और उसके बाद नॉर्मल यानी कि अभिलंब पढ़े। इन दोनों के बीच जो बना कोण होता है इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। इसमें बोला है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज़ आपको भी हम बताएं कि जो आपतित किरण और अभिलंब होता है इनके बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसका प्रतीक आई होता है। सिंबल याद रखिएगा, सिंबल की ज़रूरत आगे हमको पड़ेगी। अगला डेफिनेशन है हमारा, अगले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन है 7वां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? जैसे कि अभी आप आपतन कोण पढ़े कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी टाइप से जो हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसका प्रतीक स्मॉल आर होता है। तो आप प्रतीक को भी याद रखिएगा कि इसका प्रतीक आर होता है। ये अभी तक हमने परावर्तन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी उसको हमने देखा एक एक करके। चलिए एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। पहला हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहते हैं? जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। दूसरा था हमारा इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। अब पहले माध्यम से जो प्रकाश की किरण चलकर आ रही थी, सतह पर आपतित हो रही थी या गिर रही थी, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, तीसरा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है यानी कि पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अगला डेफिनेशन था हमारा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। तो सतह से वापस लौटने वाली जो प्रकाश की किरण होती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अगला डेफिनेशन हमने नॉर्मल पढ़ा था यानी कि अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंब जो खींचा गया लंब होता है इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद अगला डेफिनेशन था हमारा यहाँ पर आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसी टाइप से हमारा परावर्तन कोण था कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसका प्रतीक स्मॉल आर होता है। ये सब हमारे परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं थी जो कि इस चैप्टर में बार बार आएंगी। तो आप इन सब नामों को याद रखिएगा और हमारे एग्जामों में ये एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। अब आगे हम अगला हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। एक बात आपको हम पहले बता देना चाहते हैं, आपके सिलेबस में जो परावर्तन के नियम दिए हैं वो सिर्फ 2 नियम दिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में परावर्तन के 3 नियम होते हैं। यहाँ पर हम तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि परावर्तन के नियमों को लिखिए, तो अगर आप परावर्तन के सिर्फ 2 नियम लिख देते हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तीसरा नियम लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। वैसे तीसरा नियम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो मान लीजिए यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये परावर्तन का जो तीसरा नियम है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि परावर्तन के निम्न नियम हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2-3 नहीं लिखे हैं। वैसे आपके सिलेबस में 2 ही दिए, पहले ही बता चुके हैं। इसमें से पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब या सीधे आप अभिलंब बोल सकते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, इसके बारे में आप पढ़े ही हैं कि सतह पर जो गिरने वाली प्रकाश की किरण होती है परावर्तक तल पर उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक तल से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण, और उसके बाद अभिलंब आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंब जो खींची गई रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। ये तीनों हमारे यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे परावर्तन का पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम है
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बारे में आपको मालूम ही है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण था उसको हम आपतन कोण बोलते थे, और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण प्रतीक आपको बताया ही गया था। आपतन कोण का प्रतीक, आपतन कोण का जो प्रतीक होता है उसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कोण है तो इसको हम लिख देंगे कोण स्मॉल आई। और बोला गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर किसके होगा, आर के। ये हमारे परावर्तन का दूसरा नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे विकल्प में दे देता है कि परावर्तन का दूसरा नियम है, उसमें लिख देगा इसे कोण आई बराबर कोण आर, कोई कोण आई नॉट इक्वल कोण आर, इसी टाइप से इसे ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगा देगा। तो आप याद रखिएगा परावर्तन का जो दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद तीसरा नियम जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब कि जो हमारी परावर्तित किरण होगी इसकी जो आवृत्ति होगी और चाल होगी यह अपरिवर्तित बोला है। इसका मतलब क्या होगा कि परावर्तित किरण की आवृत्ति आपतित किरण की आवृत्ति के बराबर होगी। इसी प्रकार से जो परावर्तित किरण की चाल होगी वो भी आपतित किरण की चाल के बराबर होगी। ये हमारा परावर्तन का तीसरा नियम था। इन्हीं तीनों नियमों को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। अब आगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें नोट में लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह अपने आगमन मार्ग से ही परावर्तित हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए इसको हम एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक परावर्तक तल बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परावर्तक तल हो गया और हमारे नोट में बोला हुआ है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होता है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है ये सतह पर जो परावर्तक तल है इस पर लंबवत आपतित हो रही है। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हम बना देते हैं। ये प्रकाश की किरण हो गई जो कि सतह पर लंबवत आपतित हो रही है, यानी कि लंबवत का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि 90 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। उसके बाद अब फिर आगे बोला है तो वह अपने आगमन मार्ग से ही परावर्तित हो जाती है, यानी कि जिस रास्ते से आती है पुनः उसी रास्ते से ये वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने परावर्तन का नियम पढ़ा। परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा कि जो आपतित किरण होती है जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कोण आई बराबर कोण आर के होता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बोला है कि जो प्रकाश की किरण है, एक बात और, कोण आई का मतलब होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, कोण आर का मतलब होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक ही रेखा पर होंगे, यानी कि इनके बीच का जो कोण आई होगा यहाँ पर लिख देंगे। समझने के लिए आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कोण आई है इसका मान 0 अंश होगा। ऐसा नहीं कि आप लंबवत लिख दें 90 अंश लिख दें कि ये 90 अंश का कोण बना रही है, क्योंकि कोण आई का मतलब होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। दोनों संपाती हैं, संपाती का मतलब एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर कोण का मान 0 होगा। अगर कोण आई का मान 0 है तो यहाँ पर जो कोण आर का मान होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि परावर्तन के दूसरे नियम से कोण आई बराबर कोण आर के होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो ये लंबवत ही वापस लौट जाती है, यानी कि जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये एक नंबर में कई बार हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उस स्थिति में कोण आई और कोण आर दोनों का मान 0 अंश होता है। ये हमारा इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। अब इससे आगे के जो हमारे पार्ट होंगे उसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे।